जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 23वां चैप्टर है जो सर्वोच्च न्यायालय का है। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए सबसे पहले। और इस चैनल पर जितना भी सब्जेक्ट का डाले हैं MCQ लगा सकते हैं जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 22 चैप्टर का MCQ लगाइए जाके, चैप्टर वाइज चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ न्यायपालिका का उल्लेख है। तो वो कौन सा भाग है? तो भाग 4 है। कौन सा? भाग 4। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1973। रेगुलेटिंग अधिनियम 1973। अगला पे चलते हैं। संविधान के व्याकार और संरक्षक कौन है। तो व्याकार और संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्याख्या थी। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्याख्या थी? 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया। तो कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया? 33। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए। तो वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय के लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। यह नहीं होगा। तो आगे देखते हैं ऑप्शन। 10 नंबर आते हैं। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अतिरिक्त रहा हो। ये भी नहीं होगा। वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। ये भी नहीं होगा। इन उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन यही हो जाएगा, डी। तो चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर कह रहा है 10 नंबर कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति जी करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति। भारत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें परामर्श करते हैं। किसमें परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस की। किससे? फ्रांस की। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इनमें से सभी। सर्वोच्च न्यायालय में हो जाएगा, जनपद एवं सत्र न्यायालय में हो जाएगा, उच्च न्यायालय में हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब 16 नंबर देखिए। जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ऑप्शन डी पे। अगला पे चलते हैं। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है।
17 नंबर को पढ़िए ध्यान से ऑब्जेक्टिव समेत। तो 17 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है 18 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। अगला चलते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? पदधारी रहते हैं 65 वर्ष। कितना? 65। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तो 20 नंबर का बताइए, 65 ईयर्स होता है, वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? कितनी आयु तक रहता है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? किन प्रमाणित आधारों? कदाचार और असमर्थता। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह का महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है? पारित कर सकती है। संसद के दोनों सदनों का अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन सी पे है, 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर प्रत्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद के महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। जस्टिस रामास्वामी। ठीक है। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख अन्य न्यायाधीशों को। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो कौन करेगा निर्वहन? भारत के मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे। 29 नंबर पे आते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर कह रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। 29 नंबर कह रहा है, 29 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? राष्ट्रपति के रूप में काम किया जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन ए पे है। चलिए अगला पे चलते हैं। अगला है सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। किसी भी न्यायालय में नहीं। 31 नंबर पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को है। किसको है? संसद को। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। सर्वोच्च न्यायालय का किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन सी पे। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। क्या है? स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप
35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। अगला पढ़ते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो किसको किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय को। किसको? भारत का उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संविधान चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। किससे? सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया। अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो किसे है? ये है उच्चतम न्यायालय को। किसको? उच्चतम न्यायालय को। चलिए अगला पे चलते हैं। भारत में न्यायिक भारत में 41 नंबर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ है, का क्या अर्थ है? कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। ऑप्शन सी पे है। आगे देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी पर है। 44 पे आते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ऑप्शन ए पे है। अगला चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएस में है। भारत और यूएस में है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक। आते हैं 47 में। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता। दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। उपयुक्त दोनों में। उपयुक्त दोनों में। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। ठीक है। दो या अधिक राज्यों के विवाद। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो यह किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की वह रीट आदेश जारी कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा है? 52 का
अधिकार प्रीष्ठा रीट, अधिकार प्रीष्ठा रीट। ऑप्शन सी, लाभ का पद परिभाषित हुआ है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 54 हो गया, 55 पे आते हैं। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विभाग में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 134 का ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला चलते हैं, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन सी है, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। 58 हो गया, 58 का सी। अगला चलता 59। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। शंकरी प्रसाद व 1951 में। ऑप्शन सी पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। शंकर प्रसाद व 1951। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला पे आते हैं। अगला कह रहा है 60 नंबर, 59 का हो गया सी। और 60 का, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो केशवानंद भारतीवाद में। किसमें? केशवानंद भारतीवाद में कहा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? कौन पदस्थ रहा? वाई.वी. चंद्रचूड़, वाई.वी. चंद्रचूड़। ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? H.M. हिदायतुल्लाह, H.M. हिदायतुल्लाह। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्राध्यापक वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? A.N. रे, A.N. रे। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे
पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। कौन थी? फातिमा बीवी। अगला देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? 67 का तो अंतिम अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो ये आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण। उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये है आपका परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। थर्ड पे एक सेकंड इसका आंसर नहीं होगा, पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद आंसर यहाँ पे है। इसका आंसर सी है। 2 और 3 में क्या क्या लिखा हुआ है? 2 में परामर्श अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देशन पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, और परामर्श अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देशक पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख स्थान प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 129। कौन सा अनुच्छेद? निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा। चलिए आगे का देखते हैं। आगे है 72 नंबर, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधेयक के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति द्वारा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती थे। कौन? PN भगवती। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो अभी पढ़े थे हम लोग 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? 75 दिख रहा है। एक मिनट रुक जाइए, हमको भी चेक करने के लिए आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर बताइए। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। चलिए आगे देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा हो सकता है? उच्चतम न्यायालय। चलिए आगे देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपील और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन डी। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 79 पे आते हैं कि फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालय को मान्य होते हैं।
भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? आरंभिक अधिकारिता में आते हैं तो ये आता है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ऑप्शन 1 और 4। आगे बढ़ते हैं। भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता के अधीन निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता है? तो ये आता है कॉलेजिएट अधिकारिता। कॉलेजिएट अधिकारिता। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक, यह सही है। अगला है तो इसका क्या हो जाएगा? लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो 82 का आंसर बताइए आप लोग फटाफट, तो केवल एक हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? कौन सा अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? आप लोग को दिख रहा होगा 124 जो अनुच्छेद है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो इसका ए ही सही नहीं है। चलिए, शायद आपको दिख रहा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं आपको कितना का चाहिए। चलिए फिर ये क्वेश्चन यहाँ तक, ये चैप्टर समाप्त हो गया। 83 क्वेश्चन था। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। और डेली पढ़ते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे मोटिवेट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।